हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स थ्रू दी एनसीईआरटी बुक्स। इसी वजह से ये वीडियोस हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके स्कूल एग्जाम्स एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6। दिस वीडियो इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पार्ट 1 जहाँ पर हमने डाइजेशन तक पढ़ा था। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और पढ़ते हैं रेस्पिरेशन। तो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जब डाइजेशन हो रहा होता है तो हमारी बॉडी जो है वो अब्सॉर्ब करती है चीज़ों को, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज के फॉर्म में और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड के फॉर्म में। ऐसे ही प्लांट्स भी जो होते हैं वो रॉ मटेरियल यूज करके अपनी बॉडी में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं चीज़ों को, आई मीन फूड को। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू CO2, H2O एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। तो देखिए, इससे बहुत बार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और साइटोप्लाज्म में ये क्वेश्चन आ चुका है कि कहाँ पर ग्लूकोज पायरुवेट में ब्रेक डाउन होता है, तो इट इज साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में ब्रेक होता है विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल और एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसके अलावा देखिए, हम सब ने पढ़ा है दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया जो पायरुवेट है वो अगेन टूट रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। एंड दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ ATP, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि ADP से बनता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से। ATP ही होती है एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। ओके, अगर ये तो हो गया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट। ये होता है यीस्ट में। जब हम फर्मेंटेशन कर रहे होते हैं तो यही प्रोसेस हो रही होती है फर्मेंटेशन की प्रोसेस में। ओके, तो देखिए, हमने दो टाइप से पढ़ा, एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है और दूसरा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो रेस्पिरेशन है वो दो तरीके का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक और नहीं है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आगे आ जाते हैं, कभी कभी जब हम बहुत स्पीड में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या हेवी वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो वहां पर क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है। वहां पे क्या रिएक्शन होता है, मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन जाती है। यही जो लैक्टिक एसिड होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलर क्रैम्प्स इन द बॉडी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स में क्या हो रहा है, प्लांट में क्या होता है कि गैशियस एक्सचेंज जो है वो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, वी आर अवेयर ऑफ दिस। ठीक है, ऑक्सीजन और जो CO2 है वो एक्सचेंज हो रहे हैं विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन और जो रिक्वायरमेंट है प्लांट की। जैसे इट इज डिफरेंट फॉर, मान लीजिए आप डेजर्ट प्लांट्स के लिए अलग होता है और नॉर्मली अलग होता है। अब देखिए, डे में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है प्लस रेस्पिरेशन भी हो रहा है प्लांट्स में। तो जो CO2 रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है जो हमने इस वाले रिएक्शन में देखा, तो यही CO2 यूज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में भी। ठीक है, प्लस क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, ये तो हमें पता ही है। अब देखिए, रात को क्या होता है कि ऑक्सीजन ले रहा है प्लांट और जो CO2 है वो रिलीज कर रहा है। इसी वजह से हमारे बड़े बूढ़े क्या कहते थे कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, बिकॉज उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे, क्योंकि पेड़ इतना बड़ा है, इतने ज्यादा अमाउंट में CO2 होता है। ये हो गई प्लांट्स की बात। अब आ जाते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे। हम सबको पता है हम नाक से सांस ले रहे हैं, फिशेस गिल से सांस लेती हैं, अर्थवर्म्स जो होते हैं वो स्किन से सांस लेते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। प्लांट्स कैसे लेते हैं, स्टोमेटा से। ठीक है,
अब एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब जो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और वो ऑक्सीजन थोड़ी कम अमाउंट में होती है कंपेयर टू जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसलिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब वो कर क्या रहे हैं कि माउथ से तो वो ले लिया उन्होंने वाटर, अब वो वाटर को ना ऐसे उनका, देखिए फिशेस का 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग नहीं होता है। ओके, तो मुंह से पानी लिया और गिल से छोड़ दिया, तो जब वो गिल से छोड़ रही हैं वाटर को, वहीं पे क्या है, जितना भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो अब्सॉर्ब कर लेती है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो देखिए, हम सबको पता है कि वी ब्रीद इन थ्रू द नासल पैसेज। मैंने आपको बताया था कि नासल पैसेज और जो फूड का पैसेज है वो सिमिलर होता है टिल फैरिंग्स। ठीक है, यहाँ से खाना खाया, यहाँ से सांस लिया, ये कॉमन पैसेज है टिल द फैरिंग्स। फैरिंग्स के बाद देखिए, जो एयर है वो विंड पाइप में जाएगी, जो फूड है वो फूड पाइप में जाएगा। तो विंड पाइप मतलब ट्रैकिया से गया, ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो कि हेल्प करते हैं कि जो ट्रैकिया है वो पाइप कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए ट्री जैसा स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये ऐसे अलग अलग ब्रांचेस में आगे डिवाइड होने वाला है। ट्रैकिया से वो जाएगा ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से जाएगा ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से जाएगा एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में ही प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलर सैक्स। जैसे हमने डाइजेशन में पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वैसे ही एल्वियोलाई में भी बहुत ही डेलिकेट थिन मेम्ब्रेन होती है जहां से डिफ्यूजन पॉसिबल होता है। और जो एल्वियोलाई होते हैं दे आर रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ऐसा क्यों है, व्हाई आर दे रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स। ओके, तो क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर इतना डेलिकेट है, ये इंटरनली प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिजम्स में, और हमारी बॉडी में तो ये रिब केज के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि इतना डेलिकेट ऑर्गन्स है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। हम सबको पता है कि वी टेक एयर इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स में प्रेजेंट होते हैं फाइन हेयर और म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, जो क्या है, डस्ट को, जर्म्स को अंदर जाने से थोड़ा रोक रहा है। फिर ये एयर पास होती है थ्रोट से, जहाँ पे प्रेजेंट होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो कि ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने दे रहे हैं। पैसेज देख लेते हैं, नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, और यहीं से डिफ्यूजन हो जाता है, ब्लड में चली जाती है ऑक्सीजन, और ब्लड में जो CO2 थी वो आ जाती है वापस लंग्स में। अब देखिए, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो जो डायफ्राम होता है, ये देखिए डायफ्राम, ये एक फ्लैप लाइक ऑर्गन है। तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, लंग्स एक्सपैंड करते हैं। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो डायफ्राम इनलार्ज हो जाता है और लंग्स श्रिंक हो जाते हैं, श्रिंक नहीं होते हैं एक्चुअली, मतलब उनका एरिया कम हो जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पिगमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने ऑक्सीजन ले तो लिया, पर वो सब जगह जाएगा कैसे, उसको एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, जैसे हमको भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होता है, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, इन सब चीज़ों में। वैसे ही ऑक्सीजन को, CO2 को भी एक ट्रांसपोर्ट मीडियम चाहिए होता है, जो कि है ब्लड। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो कि अलग अलग चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, फूड है, यू मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट है, ऑक्सीजन है, CO2 है। CO2 अब देखिए, जो ऑक्सीजन है वो तो फॉर्म कर लेता है बॉन्ड विद हीमोग्लोबिन, जो कि पार्ट होते हैं रेड ब्लड सेल के। क्या बोला मैंने, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन RBC, और जो ये CO2 है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ये सॉल्युबल होता है वाटर में, तो क्या होता है, ये ब्लड के अंदर डिसॉल्व होके तब वापस आता है लंग्स। ठीक है, तो डिफ्यूजन से, अगर देखिए, अगर लंग्स से डिफ्यूजन होते होते पूरी बॉडी में जा रहा होता ऑक्सीजन और CO2, तो कितना टाइम लग जाता, 3 साल लग जाते लंग से टोज तक
ऑक्सीजन जाने में, तो वी शुड थैंक ब्लड कि वो सारा ट्रांसपोर्टेशन मैनेज कर रहा है। अब देख लेते हैं ब्लड को, ठीक है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, वी हैव ऑलरेडी रेड ऑल दिस इन क्लास 9। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। प्रेजेंट क्या होता है ब्लड में? व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल्स। अब आप मुझे बताएंगे कि व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन होता है, हम ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। आ जाते हैं हार्ट के ऊपर, जिसके ऊपर पूरा बॉलीवुड टिका हुआ है। वो हार्ट सिर्फ एक मुट्ठी की बराबर है। ओके, सो हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन और ये सिर्फ एक मुट्ठी के बराबर होता है। इसके 4 चेम्बर्स होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन। अगर फिश की बात करें तो 2 चेम्बर्स होते हैं, रेप्टाइल्स की बात करें तो 3 चेम्बर्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है कौन, ये आप मुझे बताएंगे क्योंकि हम क्लास 9 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जो एक्सेप्शंस होते हैं ना, वो हर जगह पूछे जाते हैं। चलिए, तो हार्ट जो होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है। देख लेते हैं ये 4 चेम्बर कौन से हैं। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, क्या कर रहा है हार्ट? देखिए, अब आप बोलेंगे कि चेम्बर्स अलग, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग चेम्बर्स में है, उससे हमें क्या फायदा हो रहा है? ये बहुत ज्यादा जरूरी है टू मेंटेन द हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि अगर मिक्स हो जाएगा तो उतना इफेक्टिव नहीं होगी चीजें, ठीक है। इसके अलावा ये बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। व्हाट? ब्लड, ब्लड, ओके, हार्ट नहीं। डबल सर्कुलेशन भी होता है इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स, मतलब कि हार्ट जो है वो 2 टाइम्स ब्लड को रिसीव कर रहा है। ये एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये आपको दिख रही है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ही लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ओके, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स्ड होता है कि आने दो ब्लड को, आने दो। फिर जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा आर्टरी है एक, ओर्टा की हेल्प से पूरे बॉडी में जाता है। ऑन दी अदर हैंड पूरे बॉडी से वेना कावा जो कि वेन है, उससे कहाँ पर आ रहा है? राइट एट्रियम में आ रहा है। राइट एट्रियम रिलैक्स्ड होगा, जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड चले जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड चले जाएगा इनटू द लंग्स अगेन विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। जो लेफ्ट साइड है वो रिसीव कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड है वो रिसीव कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक बहुत अच्छा डायग्राम है बुक में, इसकी हेल्प से समझते हैं। देखिए, ये लंग की कैपिलरीज है, ठीक है। यहाँ पे छोटा छोटा दिखा हुआ है आपको, नेटवर्क फॉर्म कर रखा है, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। पल्मोनरी वेन से कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया? ओर्टा की हेल्प से पूरी बॉडी में गया कौन? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वहां पे अगेन डिफ्यूजन की हेल्प से क्या हुआ? CO2 ब्लड में आया, ऑक्सीजन सेल्स तक गया, फिर वहां पे रेस्पिरेशन होगा। ये ब्लड जो CO2 रिच है वो वेना कावा की हेल्प से राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से वापस लंग्स में जाएगा। यहाँ पर ब्लड 2 बार हार्ट में आ रहा है तो इसको बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। अब मैं बोल रही हूँ आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, एक्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो कि यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है, वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है। आर्टरीज जो है वो डिवाइड करती हैं। देखिए, आर्टरीज जो है वो डिवाइड कर रही हैं कैपिलरीज में, और कैपिलरीज कहाँ आ रही हैं? वापस लेकर आती हैं इनटू वेन्स। अपना जो ब्लड है वो कहाँ छोड़ रही है? वेन्स में। ओके, आर्टरीज थिक होती है। देखिए, ये जो हमको ऊपरी सरफेस पे दिख जाती है ना, ये सब वेन्स होती हैं जो बाहरी प्रेजेंट है।
आर्टरीज थोड़ा इंटरनली प्रेजेंट होती हैं क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है और वो क्या होती है, थिक वॉल्ड भी होती हैं और उनकी वॉल्स इलास्टिक भी होती हैं। तो ये जितनी भी दिख रही है ना, नस काटते हैं ना लोग, वो वेन्स काटते हैं। ओके, तो देखिए, बिल्कुल गलत बात है, ये सब मत क्या करो सिर्फ इतने से हार्ट के वजह से, जिसका काम भी क्या है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, वेन्स में ऑन द अदर हैंड क्या होते हैं, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए, वेन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं कि वापस ना चले जाए ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आ जाते हैं लिम्फ पे। हमने डाइजेशन में भी देखा था लिम्फ प्रेजेंट होता है। लिम्फ क्या होता है, देखिए, जो सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं वो अब्जॉर्ब करता है ब्लड कैपिलरीज, जो कि प्रेजेंट है आपकी ये जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, फैट है, ये ग्लिसरॉल है, ये कौन अब्जॉर्ब करता है, लिम्फ। ठीक है, तो लिम्फ भी एक टाइप का फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। लिम्फ में प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स जो कि एस्केप कर जाते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में। ठीक है, जो एस्केप कर गए वो क्या बना देते हैं, लिम्फ। ये सिमिलर होता है प्लाज्मा के, लेकिन ये कलरलेस होता है। लिम्फ ड्रेन करता है लिम्फैटिक कैपिलरीज में, और लिम्फ के अंदर ही, जैसा मैंने बताया, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि एब्जॉर्ब हो रहा है। आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन क्लास 9। तो देखिए, जितना भी रॉ मटेरियल होता है उसका क्लोजेस्ट सोर्स क्या है, सॉइल। यहाँ से चीजें जाती हैं जाइलम के थ्रू, जो मिनरल्स हैं, वाटर है, वो ट्रांसपोर्ट होता है हर एक लीफ तक। यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स को लेके जाता है, और इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, क्योंकि लीव से ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, तो एक वाटर चैनल प्रॉपर बना हुआ है, मतलब जा भी रहा है वाटर और आ भी रहा है जाइलम से। तो ट्रांसपिरेशन इंश्योर करता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ वाटर फ्रॉम द जाइलम। फ्लोएम ऑन द अदर हैंड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। कभी कभी 2-3 नंबर पे पूछ लेता है कि ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशंस या फिर डिफरेंस। आ जाते हैं एक्सक्रीशन पे। तो देखिए, हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया कि रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि भाई वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, हार्ट, ब्लड, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब ये चीजें वापस बाहर एक्सक्रीट कैसे हो रही हैं वो पढ़ते हैं। देखिए, एक तो CO2 ही छोड़ दिया आपने, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। अदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं वो कहाँ आते हैं, आपकी किडनीज में। कैसे आते हैं, ब्लड के थ्रू आते हैं। देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये आपको ये दिख रहा है, ये आपकी आर्टरी है, यहाँ पे चैनल बना दिया। ये ग्लोमरुलस है, ग्लोमरुलर कैप्सूल है। यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। फिर ये ब्लड, जो इम्प्योरिटीज थी, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये चले गया इस ट्यूब में। ठीक है, इस ट्यूब में जाएगा। इसके बाद भी देखिए, यहाँ पे भी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो क्या करी है, रीएब्जॉर्प्शन। अगर बॉडी में वाटर कम है तो वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर ये आगे कहाँ जाता है, ये जाता है यूरेटर्स में। यूरेटर कहाँ जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर रिलीज करता है थ्रू यूरीथ्रा। ओके, इसको एक बार थ्योरी में देख लेते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरीथ्रा। अब ब्लड गया किडनी में, जैसा हमने यहाँ पे देखा, ब्लड गया किडनी में। किडनी में अगेन डिफ्यूजन ही हो रहा है, डिफ्यूजन से यूरिन कहाँ गया, ये देखिए, ये जो यूरिन है यहाँ लास्ट में जाके कहाँ जाएगा, यूरेटर में। यूरेटर से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। यहाँ पे देखते हैं इस डायग्राम में, देखिए किडनी है, किडनी में ही प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स, जो कि यूनिट है, जो आपका पूरा प्रोसेस हो रहा है उसकी एक यूनिट है। जैसे एल्वियोलर सैक है, वैसे ही यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन।
ठीक है, देखिए यहाँ से जाएगा यूरेटर में, यूरेटर से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में जहाँ पे वो स्टोर होता है। जब यूरिनरी ब्लैडर फिल फिलअप हो जाता है तो यूरिथ्रा से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो हमारे न्यूरल कंट्रोल में है, तो इट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। ये हो गया पूरा आपका किडनी वाला सिस्टम। ये जो है ना पूरा सिस्टमैटिक पूछ लिया जाता है कि कहाँ से कहाँ चीजें जा रही है। इनफैक्ट एमसीक्यू में एक बार सीडीएस में क्वेश्चन भी आया था कि यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा स्टेम। ओके, आगे आते हैं एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं। इनफैक्ट ऑक्सीजन भी एक एक्सक्रीटरी मटेरियल है प्लांट्स का। इसके अलावा वाटर भी एक्सक्रीट कर रहे हैं, हमने बोला ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से। और लीव्स जो गिर जाती हैं उनमें भी स्टोर कर देते हैं कभी कभी चीजें, और फाइनली वो गिर जाती है, तो दैट इज ऑल्सो वन वे। इसके अलावा जो रेजन्स और गम्स हैं जिनके गोंद के लड्डू बनते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एक्सक्रीटरी मटेरियल। और जो आसपास की सॉइल है वहां पे भी कभी कभी आप देखेंगे कि वहां पर भी प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी मटेरियल। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करिएगा। अगर जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।